हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा तीसरा लेक्चर बेसिकली इन्वायरमेंट इकोसिस्टम का हमारा पहला लेक्चर है ये। और ऑन डे वाइज हम ऑलरेडी 3 सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा जियोग्राफी है, पॉलिटी है और इन्वायरमेंट है, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। जियोग्राफी हमारी ऑलरेडी चल रही है, इकोनॉमिक सीरीज खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी हमारी कोई नई सीरीज़ अगर हम कोशिश कर सकते हैं स्टार्ट करने की तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है, पहली चीज़ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो हमने कंटेंट लिया है वो काफ़ी जगह का है। इवन न्यू स्टडीज़ या फिर इग्नू प्रेफरेंस या फिर आप शंकर आईएएस या फिर दृष्टि या फिर ब्ला मैनी, तो हमने सब यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है और सब कुछ लेने की कोशिश करा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट होता क्या क्या है, इन्वायरमेंट है क्या, ये समझ लो। देखो, इन्वायरमेंट क्या है, एक नेचुरल कंपोनेंट है जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन करते हैं वो करते हैं हैबिटेट में एंड इकोसिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म ये सब होते हैं। तो हैबिटेट में और इकोसिस्टम के अंदर ये सारे के सारे इन्वॉल्व इंटरेक्ट करते हैं। इन ए बायोलॉजिकल सेंस environment constitute the physical and biological along with their chemical interaction, यानी कि कुछ फिजिकल और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है फिजिकल क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होती है, एयर होती है। बायोलॉजिकल क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल इंट्रैक्शन होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, दैट इफेक्ट ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, ये सारे यानी कि फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो या फिर केमिकल इंट्रैक्शंस हो, ये सारे मिलके एक्चुअल में एक बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, इन सब का मिला जुला रूप ही एक तरीके से इन्वायरमेंट है, जिसके मिलने जुलने के बाद एक बायोस्फीयर बनता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली बात है डिपेंडेंट है ऑन द इन्वायरमेंट टू कैरी आउट द नेचुरल लाइफ बेसिकली प्रोसेस टू मीट दर फिजिकल रिक्वायरमेंट। जो भी एनर्जी चाहिए आपको, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, शेल्टर चाहिए, एवरीथिंग आपको हर किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। सो बायोस्फीयर क्या है, यहाँ पर आपको एयर दिख रहा है, बाय आपको वाटर दिख रहा है और लिथोस्फीयर या फिर जमीन दिख रही है, लैंड दिख रहा है आपको। तो ये आपका पूरा मिला के यानी कि एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों मिला के एक बायोस्फीयर बनाते हैं आपका। ठीक है, बायोस्फीयर इज ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट सपोर्टिंग लाइफ, जो कि आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। एक अर्थ पे है, इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर। ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, ये आपका एटमोस्फेयर है, ये आपका लिथोस्फीयर है। इन तीनों के मिलने के बाद, इन तीनों का जोड़ा बनने के बाद ही आपका एक अच्छी खासी एक बायोस्फीयर बनता है, जहां पर अभी आप हैं, दैट्स कॉल्ड अर्थ। The biosphere includes all living organisms on the earth. Together, dead organic matter produced by them. Even आपके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जो ऑर्गेनिजम्स आपके मर गए हैं वो भी ज़रूरी हैं, जो जिंदा हैं वो भी ज़रूरी हैं, जो आने वाले हैं वो भी ज़रूरी हैं। इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है। आपकी आने वाली ज़िंदगियों के लिए, उनके लिए बड़ा सबक हो सकता है। तो इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप कहीं भी जाते हैं, हिमालयस में जाते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, आप प्लास्टिक सी बोतल है, प्लास्टिक पेपर्स हैं, काफ़ी चीज़ें आप उनको वहाँ फेंक के आ जाते हैं। कीप इन योर पॉकेट। कहीं बाहर जाके जब आपको कोई डस्टबिन दिखेगा जहाँ से लोग कलेक्ट कर सकते हैं उसको इजीली, वो एटलीस्ट वहाँ से कलेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं रिसाइकिल के लिए तो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आप कहीं भी फेंक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो आप नहीं भी फेंक रहे हो, अगर आपको कोई दूसरा दिख रहा है, स्टॉप हिम, नॉट टू डू दैट। वो ज़रूरी नहीं है करना। आप घूमो, अच्छे से एंजॉय करो, इन्वायरमेंट के साथ मजाक मत करो। जिस दिन इन्वायरमेंट मजाक करना चालू करता है फिर आप लोग सह नहीं पाते। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केदारनाथ, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मुंबई, महाराष्ट्र, ये इन्वायरमेंट ने इनको इतना दुख दर्द दिया ना मजाक करने के चक्कर में, जिसका आपको हिसाब आप दे भी नहीं सकते। इतना इन्होंने परेशान कर दिया इन्वायरमेंट को, इन्होंने इतना परेशान किया। उसके बाद जब इन्वायरमेंट इनको मजाक करा ना, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट ने इनको उल्टा जवाब दिया है। तो पंगे मत लो। दिल्ली में भी जवाब आ चुका है, यमुना बहुत परेशान हो रही थी। अब यमुना देवी जी को सहा नहीं गया उनसे, उन्होंने जब उल्टा दिया और जो भी कुछ हमने उनको दिया था, तो फिर ये सारे के सारे भग पड़े। चलो देखो, द बायोस्फीयर इज absent at extreme of the north and the south pole, the highest mountains and the deepest ocean since existing. Hostile conditions that do not support life.
लाइफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बायोस्फीयर, ऑब्वियसली बात है। Occasionally, spores of fungi, bacteria do occur at a great height, 5 or 8,000 meters, but they are metabolically inactive and hence represent only dormant life. ये आपको हर जगह बेसिकली देखो 8,000 मीटर्स या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, ओके ठीक है, बट आई वुड से कि ये आपको चाहे फंगी है बैक्टीरिया, आपकी रोटी पे भी आपको जब 2-4 दिन रखे हो जाते हैं तब भी आपको फंगी और बैक्टीरिया मिल जाता है, तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको एक इनएक्टिव या फिर डोरमेंट लाइफ बताते हैं, क्योंकि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है किसी भी एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। काफ़ी मैंने आपको बताया, आपको आपको लिथोस्फीयर भी चाहिए, आपको हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बस लाइफ तो, ठीक है। चलो, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटेट क्या है? आप जिस घर में रहते हो, जिस घर में अभी बैठे हो, जिस घर में बैठ के वीडियो देख रहे हो, दैट्स कॉल योर हैबिटेट। जहाँ आपके मॉम डैड काम, जहाँ आपकी मॉम खाना बनाती हैं किचन में, जहाँ आपके डैड काम करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका एक तरीके का उनका खुद का हैबिटेट है। मैनी हैबिटेट मेकअप इन्वायरमेंट। काफ़ी सारे हैबिटेट मिला के एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। A single habitat may be common for more than one organism which have similar requirements. Similar requirement हमारा, मेरे पड़ोसी का, उसके भी पड़ोसी का, उसके भी पड़ोसी का, दूसरी कॉलोनी का, दूसरी सोसाइटी का, सबका हैबिटेट कॉमन है। और हम एक सिमिलर सा एक हम सबको एक सिमिलर चीज़ चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट एक ही हम सबकी, कुछ नहीं है, खाना पीना बस सो जाना, दैट्स इट। चार चार पैसे चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। Example is single aquatic habitat may support a fish, frog, crab, phytoplankton and many others. अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक्वेटिक एरिया में हो, एक्वेटिक यानी कि पानी वाला एरिया, एक समुद्र में हो, नदी में हो, रिवर में हो, जहाँ पर आपको फिश दिखती है, वो फिश फ्रॉग को भी लाएगी, वहाँ क्रैब को भी लाएगी, फाइटोप्लैंक्टन भी होंगे, तो काफ़ी काफ़ी अदर स्पीसीज का भी वो घर बन जाता है। द वायरस स्पीसीज शेयरिंग द सेम एड्रेस, यानी कि उनको सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, ऑब्वियसली बात है, उनको भी वही सब चाहिए। मछली फ्रॉग को खा रही है, फ्रॉग मछली को खा रहा है, फिर फ्रॉग क्रैब को खा रहा है, क्रैब भी कई बार उनको खा जाता है, क्रैब फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है, दैट्स ऑल। डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड द एनवायरनमेंट। हैबिटेट ऑलवेज हैज लाइफ इन इट वेयर द इन्वायरमेंट डज नॉट नेसेसरी हैव लाइफ। इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक हैबिटेट के अंदर लाइफ होती है। हैबिटेट का मतलब ही आवास है। ऑल हैबिटेट आर इन्वायरमेंट बट ऑल इन्वायरमेंट आर नॉट हैबिटेट्स। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को लिख लो, बहुत काम आने वाली है। ऑल हैबिटेट्स आर इन्वायरमेंट but all environments are not habitats. A habitat is always a preference of one species. An environment could be preference of many species that could eventually become many habitats. An environment could be a preference of many species that could be eventually become many habitats. Obviously बात है, आप यहाँ पर आके रहे, एक इन्वायरमेंट बना है, और एक इन्वायरमेंट आपको लगता है कि आप दिल्ली में रहते हो, आपको लगता है आपको जयपुर में जाके रहना चाहिए, आपको लगता है केरला में जाके रहना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है तो वहाँ पर जाके ऑटोमेटिकली हैबिटेट्स बन जाएंगे। आप चाहते हो वहाँ जाके रहना या फिर उनसे जाके बात करना, सो दैट्स ऑल ओके। आप वहाँ जाके रहिए, आपको वहाँ जाके अच्छा लग रहा है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, तो काफ़ी कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा। सॉरी। तो वहीं अगर आप एक और चीज़ देखो, यूजुअली द इन्वायरमेंट गवर्न्स द प्रॉपर्टीज ऑफ हैबिटेट। ऑब्वियसली बात है, आप इन्वायरमेंट में रहते हो तो इन्वायरमेंट ही आपकी प्रॉपर्टी को गवर्न करेगा, बट नॉट वाइस वर्सा, हमेशा एक जैसा नहीं होगा। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम को समझो, एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर्स हैं, वो सारे आपस में मिलकर एक इंट्रैक्शन करते हैं ऑल्सो विद द सराउंडिंग्स। An ecosystem can be of any size but usually encompass specific and limited species होती हैं। एक्वेटिक एग्जाम्पल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जहाँ पर एक्वेटिक में क्या होगा, दिस इज हाउ इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, वहाँ आपको मछलियाँ, मगरमच्छ, ये सब पाया जाएगा, एक लिमिटेड स्पीसीज होंगी वहाँ पर पाई जाएंगी। अब ऐसा तो नहीं है एक्वेटिक में आपको शेर भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं है आपको वहाँ पर आपको हिरन पा जाएगा, वह नहीं पा सकता आपको, ऑब्वियसली बात है, उनके लिए एक अलग इन्वायरमेंट है, एक अलग इकोसिस्टम है। इन द इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स आर लिंक टुगेदर। न्यूट्रिएंट साइकिल होता है और एनर्जी साइकिल होता है। देखो हमेशा एनर्जी का ना एक 10% रूल चलता है, और 10% रूल क्या कहता है कि भैया 10% रूल का ना एक सिंपल सा मेथड है, आपने मुर्गे को खाया,
फिर आपको 10% उसकी 10% एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगी। ठीक है, वहीं मुर्गे, आपने मुर्गे को खा लिया या फिर शेर ने मुर्गे को खा लिया तो 10% एनर्जी, फिर शेर को किसी और ने खा लिया तो उसके अंदर भी 10% एनर्जी, फिर उसको भी किसी और ने खा लिया तो उसके अंदर भी 10% एनर्जी। सबसे बड़ा एक आदि मानव अगर कोई है तो वो तो इंसान ही है ना, वो तो किसी को भी खा जाएगा, वो तो किसी में भी बिलीव करता है तो वो तो किसी को भी खा सकता है, तो आपके अंदर भी 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। तो ये होता है 10% एनर्जी का रूल। ओके, तो एवरीथिंग दैट लिव्स इन इकोसिस्टम इज डिपेंड ऑन अदर स्पीसीज। आप मैं हर किसी के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो हर किसी का अपना अपना है। If one part of ecosystem is damaged or disappear, it has an impact on everything else. Okay. Classification of ecosystem. Forest, grassland, desert are some of example of terrestrial ecosystem जो कि अलग अलग होते हैं। पॉन्ड होंगी, लेक होंगी पाई जाएंगी, वेटलैंड्स पाए जाएंगे, रिवर पाए जाएंगे, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको पाई जाएगी। ये एक्वेटिक सिस्टम का पार्ट है बेसिकली। ओके, वहीं क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन के थ्रू बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पाए जाएंगे। अब एक चीज देखो, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग अकॉर्डिंग विद द इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सराउंड होता है, जो आपस में मिलते हैं, यानी कि फॉर एन एग्जांपल के लिए आप एक फॉरेस्ट में हो, आप मेरे घर के बिल्कुल बगल में पार्क है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है मैं आपको एक बार समझाता हूँ बहुत आसान शब्दों में। आप यहाँ खड़े हो, फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं दो पेन ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये है, एक ये आपका इकोसिस्टम है, अगर आपको पेन दिख रहे हैं तो एक ये आपका इकोलॉजी है और एक ये है। ये दोनों आपस में यहाँ पर आके दोनों के दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों चिपक रहे हैं, तो ये आपका पार्क और ये आप हैं। जब आप दोनों यहाँ पर आकर मिलोगे तो एक इकोलॉजी बनेगी, इकोसिस्टम बन जाएगा और एक इन्वायरमेंट बन जाएगा। आप यहाँ पर गए हो क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। एवरी इन्वायरमेंट में हर किसी इन्वायरमेंट के अंदर हैबिटेट नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी हैबिटेट के अंदर इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर इकोलॉजी अच्छी है तो आप चले गए, तो ये इकोलॉजी और आप मिल गए, तो यहाँ पर एक इकोलॉजी, एक इन्वायरमेंट और आप मिल गए, तो दैट मीन्स एक इकोलॉजी बन चुकी है। ओके, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट इज ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। ऑब्वियसली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बार देखो, इन्वायरमेंट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग और स्मॉल रीजन। ऑब्वियसली बात है, हैबिटेट वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स। बायोस्फीयर जो कि एक लाइफ देता है, जहाँ हाइड्रोस्फीयर, सॉरी एटमॉस्फेयर और आपका लिथोस्फीयर पाया जाता है। इकोसिस्टम प्रोड्यूसर, कंपोजर, डीकम्पोजर एंड देयर काफ़ी कुछ आपको पाया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं और ये आपका पार्क है। आप जब इस पार्क में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रोड्यूसर भी मिलेंगे, आपको कंज्यूमर्स भी मिलेंगे, डीकम्पोजर्स भी मिलेंगे, और आप इस इकोसिस्टम के अंदर आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक इन्वायरमेंट बना देता है पूरा का पूरा। तो दैट्स कॉल्ड, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, अब इसको एक बार देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बेसिकली सबसे एक अच्छा मीनिंग कौन बताता है? एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अदर। क्या है ये? इकोसिस्टम है क्या? ओके, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद इन्वायरमेंट इन विच दे लीव, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। देखो, कहने को अगर मैं एक तरीके से अगर मैं इनको काउंट करूँ तो चारों सही है, चारों में कोई दिक्कत नहीं है, चारों बिल्कुल सही आंसर देते हैं, बट इसमें से आपको बेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? बेस्ट निकालना है। तो बेस्ट में मेरे पास क्या आएगा? आंसर सी आ जाएगा। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जहाँ पर इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म दोनों आपस में आ रहे हैं और रह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब वही था, आप पार्क में जा रहे हो, वहाँ प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर भी हैं, और आप भी वहाँ पर हो, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट भी है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी है, और ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और आप वहाँ पर हो, तो जब आपस में मिल रहे हो तो क्या कर रहे हो? एक अच्छा इकोसिस्टम बना रहे हो। ठीक है, तो दैट्स कॉल बेसिकली इकोसिस्टम की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अदर। नो स्पेसिफिक टर्म, कुछ ऐसा टर्म वम नहीं है, क्या एक दूसरे से सिर्फ ऑर्गेनिज्म है, आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम का एक तरीके से पार्ट है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोस्फीयर, ये भी ठीक है। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरनमेंट विच दे लीव, जहाँ पर वो रहते हैं, इकोसिस्टम बन जाता है। फ्लोरा एंड फौना जियोग्राफी के लिए बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है।
बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम भी आता है, लेकिन ये प्रॉपर वाला आंसर नहीं देता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। वही वाली बात है ना, जब भी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा बायोन जाके तो सोचना पड़ेगा। अगर आप उससे बायोन नहीं सोचोगे तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप ही सीख लगेंगे, अपने आप ही ठीक लगने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि सारे के सारे ठीक है, आंसर किसका देना है। तो आपको आंसर देने के लिए भी बायोन सोचना पड़ेगा। द components of the ecosystem are categorized into abiotic or non-living or biotic living components. Both components of the ecosystem environment are the same. ये होते हैं components of ecosystem जहाँ पर biotic और abiotic दोनों मिलते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन लिविंग होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, विच एक्ट मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स में देखो ये चीज समझ, ए लॉट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कि सर्वाइवल या फिर ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदगी को बताते हैं, जस्ट कैसे आप सर्वाइव करते हो। वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सही है, द सिंगल फैक्टर इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। क्या करते हैं? सिंगल फैक्टर क्या होता है? लिमिटेड है ये, इसके अलावा तो कुछ आपको मिल नहीं रहा है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, सीड्स डोंट जर्मिनेट क्विकली इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। इन स्पाइट ऑफ गुड रेन एंड वेजिटेशन वहाँ पर अच्छी होगी, सरफेस सॉइल अच्छा होगा, हैविली लीज्ड होगा, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन भी धीरे धीरे अगर जाता रहा है धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लिमिटेड, अभी तो क्या है, वो लिमिटिंग फैक्टर है। लाइकवाइज जर्मिनेटेड सैपलिंग में नॉट सर्वाइव ड्यू टू लैक ऑफ लाइट और समथिंग। तो ऑब्वियसली बात है, नहीं हो पाएगा अगर उसे अच्छे तरीके जो कैनोपीस पौधे होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, डेंस होते हैं, और उसके बाद उसकी वजह से लाइट नहीं मिल पाती, आप वहाँ पर कोई पौधा लगा दो तो उसके लिए सर्वाइव करना ऑब्वियसली बात है मुश्किल है। पानी मिल जाएगा लेकिन लाइट नहीं मिल रही है तो कोई फायदा नहीं है। ओके, तो वो देख लो एक बार। इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, क्यों? if a if a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest. The soil of rainforest is deficient nutrients, obviously बात है। Propolis, propol, I don't know what to say, of the trees in rainforest have poor viability. Propagals, okay, sorry. The rainforest species are slow growing, हो सकता है बट नहीं, ठीक है। Exotic species invade द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। समझने की कोशिश करो क्या रहा है। ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हट गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो रीजनरेट है वो क्विकली हो जाए कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो सॉइल है रेन फॉरेस्ट की डेफिशिएंट हो जाएगी, न्यूट्रिशेंट हो जाएगी। क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अब वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है, कंटिन्यूसली अगर बारिश आती जा रही है तो ऑब्वियसली बात है इरोजन भी चालू होगा, जो न्यूट्रिशन है वो भी चले जाएंगे। लेकिन जो सब सरफेस एरिया है, उस सब सरफेस वाले एरिया के अंदर आपको वहाँ पर आपको दोबारा से न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो वहाँ से उगने के द्वारा से ज़्यादा एक सैपलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका एक आंसर आंसर फर्स्ट आप इसका दे सकते हो। प्रोपागल्स बेसिकली ऑफ द ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट है पूर विएबिलिटी। ऐसा नहीं हो सकता, जो रेन फॉरेस्ट है या फिर कुछ भी है वहाँ पर आपको अच्छी खासी विएबिलिटी होती है। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, ऐसा नहीं है। रेन फॉरेस्ट के अंदर जितने भी स्पीसीज होंगे वो स्लो ग्रोइंग नहीं हो सकते। एक्जोटिक स्पीसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल इन द रेन फॉरेस्ट। यार कोई भी ऐसी स्पीसीज जो कि इन्वेड कर ले या फिर घुसपैठ कर ले फर्टाइल सॉइल के अंदर ऑफ रेन फॉरेस्ट में, तब भी उसका कोई फायदा नहीं होता। आप किसी को भी फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, आप किसी भी आप या मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पर जाके आप ये सोच रहे हो कि आप देश को बहुत जल्दी खराब कर सकते हो, उस देश के किसी को भी खराब कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना, कि वहाँ पर भी तो आर्मी है, वहाँ पर भी तो चीज़ें हैं, वहाँ की भी तो चीज़ चल रही है, आप एकदम से खराब कर लोगे? तो वही रेन फॉरेस्ट में होता है, जब कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही है, इतना ज़्यादा इकोसिस्टम बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप कैसे खराब कर लोगे? जितनी देर में आप सोचोगे, इतनी देर में तो आपको किसी कंट्री की पुलिस पकड़ लेगी या फिर आप कुछ करने की कोशिश करोगे। दुनिया चल रही है, कानून चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है। इसी तरीके से जितनी देर में आप किसी भी प्लांट को या फिर किसी सॉइल को खराब करने की कोशिश करोगे रेन फॉरेस्ट में, इतनी देर में तो बारिश हो जाती है वहाँ, इतनी देर में तो आपको बहा के ले जाएगी, तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका सिर्फ ए ही रहेगा इसके। एक्सप्लेनेशन ले लो। द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। ऑब्वियस सी बात है, रेन फॉरेस्ट इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, मैंने जब आपको बताया बार बार बारिश होती है रेन फॉरेस्ट में। द टॉप सॉइल इज कंटिन्यूसली वॉश्ड, ऑब्वियसली बात है वॉश होती रहेगी। न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो वॉश्ड अवे, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। वेरी लिटिल फर्टाइल रिमेन्स इन टॉप सॉइल। मोस्ट ऑफ द सीड्स डोंट germinate for the years.
ऑब्वियसली बात है नहीं होंगे। रीजनरेशन इज वेरी स्लो, इट टेक्स डिकेड, बिल्कुल है। बट द लेयर बिलो टॉप सॉइल, टाइम लग सकता है क्योंकि वॉश हो रहा है बार बार, ये जो न्यूट्रिशन है वो जा रहे हैं, बट जो टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर है, सब सॉइल है, इज वेरी फर्टाइल। Thus the plant grow very quickly once their roots reach the subsoil if they receive sunlight। ठीक है, अगर उनको अच्छी सनलाइट मिल रही है, बार बार वॉश हो रहा है, लेकिन अगर उसकी जड़ें सब सॉइल तक पहुंच चुकी हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका वहां से बढ़ना चालू हो जाएगा। समझ गए? प्रोपोगल्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट है पूर विजिबिलिटी। सही बात है। प्रोपोगल्स डिटेचेबल होते हैं, स्ट्रक्चर दैट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, बर्ड, sucker, spore, sexual reproduction in plants, seed-bearing plants are more significant than propagules in rainforest। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर विजिबिलिटी का इश्यू होता है थोड़ा बहुत। सॉरी, पिछली अब जब क्वेश्चन का आंसर दे रहा था तब मैंने इसको गलत साबित किया था। बट यस, ये ट्रू है, विजिबिलिटी नहीं होती है रेन फॉरेस्ट में। जस्ट आई वाज इमेजिनिंग क्या एक्चुअली हो सकता है क्या। सो यस, दिस इज द आंसर ट्रू। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी करेक्शन कर रहा हूँ। तो रेन फॉरेस्ट की जो स्पीसीज है वो स्लो ग्रोइंग होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो जब रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो स्पीसीज है वो जल्दी ग्रो करती हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, जो कि मैं आपको बता रहा था। एक्जोटिक स्पीसीज है, नॉन नेटिव है, इन्वेड कर रही है फर्टाइल सॉइल को। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज द रेन फॉरेस्ट सॉइल इज हैवीली लीज्ड hence they are not fertile, but exotic invasive species are threat to rainforest especially when the forests are cleared। तो ये वाला भी आपका एक तरीके से रॉन्ग हो जाता है। मैंने आपको बताया है बारिश आती रहेगी, रेन फॉरेस्ट है, तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो आंसर सिर्फ आपका एक ही आएगा। ओके। लाइट क्या है? द स्पेक्ट्रा क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। ऑब्वियसली बात है, आपको सूरज की किरणें भी चाहिए, स्पेक्ट्रल लाइट चाहिए, रेडिएशन चाहिए आपको। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म। यूवी रेज, बी वाला जो रेज होता है वो आपके लिए, यूवी बी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं रेडिएशन, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। इवन आपके फ्लोरा फोना के लिए भी खराब होती हैं। रेनफॉल, मेजोरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्विस मीडियम। जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जब बारिश होती है तभी होता है। ठीक है, एक तरीके से मैं आपको अगर रिएक्शन बताऊं, बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद जब धरती गर्म होती है, जब बारिश जब धरती पे पड़ती है तो उसके बाद एकदम से गर्माहट निकलती है, दैट्स ऑल्सो ए बायोकेमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर, ए फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। यानी कि कोई भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। कुछ आपने डॉग्स देखे होंगे जो कि आपको एक पोलर रीजन से पाए जाते हैं, तो वो यूरीथर्मल होते हैं, जो कि कहीं भी जाके अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं। इनको वैसे बेसिकली कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ दैम आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टेनोथर्मल जिसे कहा जाता है। जो मोस्ट ऑफली मेजोरिटीज है वो नहीं जाते हैं, उनको स्टेनोथर्मल कहते हैं, यानी कि वो उसको सह नहीं पाते। Atmosphere, 21% of oxygen helps in the survival of many organisms, 78% 90 नाइट्रोजन है, हमको पता है। स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन है हमारे पास। 0.38% कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प, 0.3% प्राइमरी प्रोड्यूसन सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एटमॉस्फेयर में बेसिकली 78% आपको पता ही है। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? 78% नाइट्रोजन है। 21% क्या है आपके पास? ऑक्सीजन है। ठीक है। 0.03% क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब आपके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपको एक्चुअल में चाहिए। आपको भी चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी को भी चाहिए, फ्लोरा फोना के लिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी आपको चाहिए, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रस, ये भी आपको चाहिए। ये आपको खाने की चीज़ों से, आपको आटे से, रोटी से, सब्जी से, दालों से, हर जगह से आपको मिल जाते हैं। तो नॉनवेज खाना बंद कर दो यार, कुछ नहीं रखा नॉनवेज में, क्यों किसी की जान को अपने हाथ थाली में परोस के खाते हो? स्टॉप इट, ख़त्म करो। आप जब तक किसी दिन खुद रियलाइज़ करना, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो खाने की चीज़ है, बहुत अच्छी है। एक वीडियो मैंने देखी है, एक बंदा यार वो थोड़ा गंजा, वो गंजा है, और ही इज़ लाइक कि ठीक है खाओ, बट जितना हो सके छोड़ने की कोशिश करो। आप छोड़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपके आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ है, किसी ने खुद काट के खुद उसका गला काटो और उसके बाद फिर उसे अपने सामने पकाओ, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। इवन मुस्लिम्स भी नहीं करते ये, तो वो भी किसी को बुलाते हैं तब जाके कटवाते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव फीलिंग। बट उनका धर्म उनको बताता है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी कोई धर्म कहता है कि आप ये कभी, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसी मान्यता किसी भी रिलीजन में नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों को तो रोकना चाहिए और ज़रूरी भी हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है, कहानी है मुस्लिम इस्लाम्स की, कि
बच्चे को बचाने के चक्कर में बकरा आ गया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम हमेशा काटते रहोगे। ठीक है, दैट्स ऑल ओके, बट उसकी जगह उनको एक प्यारी चीज़ अपनी दान करनी। तो प्यारी चीज़ के नाम पे अपने ऐसी चीज़ दान करो जिससे किसी को कुछ हेल्प मिले। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम बेसिकली बहुत, अगर मैं ये बोलूँ तो ठीक एक अच्छे लेवल पे है, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से समझा है। जितना पीस अगर मैं वहाँ वहाँ अगर हम देखते हैं तो बाकी रिलीजन्स में भी सेम पीस है। बाकी सारे रिलीजन्स इक्वल है, नॉट मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन गलत चीज़ें फैली हुई है, रूमर्स फैली हुई हैं, यानी कि गलत पढ़ाई करी है हम सब लोगों ने। हम गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, मत करो, चेंज करो, अच्छी चीज़ है। अल्टीट्यूड देखो, अल्टीट्यूड भी आपकी वेजिटेशन के लिए, चलो पढ़ते हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं माइंड पे। वर्टिकल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन इज कॉज ड्यू टू अल्टीट्यूड। चेंज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज ए लिमिटिंग फैक्टर। ऑब्वियसली बात है, अल्टीट्यूड पे धीरे धीरे जाते जाओगे, आपकी भी सांसें फूल जाएंगी, क्या ही कर लोगे आप भी। तो धीरे धीरे वेजिटेशन का तो अपना भी चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे अभी यहाँ पर कोई आपको और पौधे मिल रहे हैं, ऊपर आपको कुछ और मिलेंगे। तो बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ए नेचुरल एक न्यूट्रल जो कि पीएच मान है वो 7 होना चाहिए टू मेंटेन सॉइल एंड वाटर बॉडीज, जो कि एक्चुअली उनकी बफरिंग कैपेसिटी है अर्थ पे। तो पीएच मान अगर आपका बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है फिर तो क्षारीय हो जाएगा, अम्लीय से तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सैलिनिटी है, सैलिनिटी आपकी बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। सम ऑर्गेनिज्म है आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जिसे हम इरू हेलाइन कहते हैं। इरियोथर्मल हम उसे कहते हैं, स्टेनोथर्मल कहते हैं। यहाँ पर वही जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनको अच्छी खासी उनका कैपेसिटी होती है, टॉलरेटिज्म होता है, उसे यूरी हेलाइन कहते हैं। और जो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उसे स्टेनो हेलाइन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑन टेरेस्ट्रियल प्राइमरी प्रोड्यूसर, देखो लाइट होती है, तो जो अबायोटिक्स होते हैं, जो हाई इंटेंसिव फेवर्स रूट ग्रोथ, शूट ग्रोथ, विच इज द इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपरेशन, शॉर्ट टर्म स्मॉल और थिक लीव्स पाई जाती हैं उनकी। लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेराट्स ग्रोथ, फ्लावरिंग, ये सब कुछ वहाँ पर पाए जाएंगे, यानी कि फल फूल पौधे सब देंगे उनको अच्छी खासी, उनको अगर मिलती रहे तो फ्रूटिंग, आपको फ्रूट भी मिलेंगे। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस देन द मिनिमम, द प्लांट सीज टू ग्रो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइनली डाई। उनको नहीं मिलेगी उतनी लाइट, उतना नहीं मिलेगा जितना उनको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तो मरेंगे ही ना। तो ये फ़र्क पड़ता है। कान में दर्द हो जाता है यार हेडफोन लगे लगे। when the intent of the visible part of the spectrum, only red and blue are effective in photosynthesis। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन से दो कलर है जो विजिबल होते हैं, तो रेड और ब्लू ही होते हैं। आपने कभी डायरेक्टली भी देख सकते हो, आप कभी भी दोपहर के टाइम पार्क में चले जाओ और किसी पानी के सामने से बैठ के देखो, तो आपको एक तरीके के पौधे की तरफ देखोगे तो आपको ब्लू और रेड ही नजर आएगा। प्लांट ग्रो ब्लू लाइट आर स्मॉल, रेड लाइट रिजल्ट इन इलॉन्गेशन, यानी कि अच्छे खासे, जब रेड होगा तो अच्छा खासा यानी कि बढ़ रहे हैं, जब ब्लू लाइट होगी तो स्मॉल होगा। प्लांट ग्रोन इन अल्ट्रा वायलेट एंड वायलेट लाइट्स आर ऑफ, ठीक है, यानी जो प्लांट जो ग्रो करते हैं वो अल्ट्रा वायलेट एंड वायलेट लाइट में, जो कि ड्राफ होते हैं यानी छोटे होते हैं। जब उनको अल्ट्रा वायलेट लाइट में अगर उनको ग्रो करवाओगे तो ऑब्वियसली बात है बौने पौधे ही होंगे, क्योंकि रेडिएशन का फर्क पड़ता है। फ्रॉस्ट, फ्रीज हो जाती है सॉइल में, तो ऑब्वियसली बात है जो प्लांट आर किल्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन वेदर दो रूट्स अनेबल टू सप्लाई मॉइस्चर। अब ऑटोमेटिकली जब सॉइल आपकी जम जाएगी, ये सारी चीज़ हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, तो जो ट्रांसपिरेशन है, जो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई नहीं हो पाएंगे, मॉइस्चर सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। वाटर इन द इंटरसेल्यूलर species of plant gets frozen into ice. This result increasing concentration of salt, डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 फंगी बैक्टीरिया लगता जाएगा और वो प्लांट खत्म हो जाएगा। स्नो भी यही काम करती है एक तरीके से, वेजिटेटिव होती है, अगर ऐसा होता चलता जाएगा। सेम फ्रॉस्ट का भी और इसका भी सेम ही काम है। टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, ध्यान रखना हमेशा। 1 किलोमीटर की दूरी पे 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.4 किलोमीटर आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा ऐसे ऐसे। टेम्परेचर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आप यहाँ पर हो तो अच्छा, अभी आप दिल्ली में आपको टेम्परेचर अच्छा मिलेगा, ऊपर जाओगे हिमाचल में तो आपका टेम्परेचर गिरता जाएगा, तो यहाँ के मुकाबले वहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी कम हो जाएगा। फिर और ऊपर जाओगे तो और वेजिटेशन कम हो जाएगा। लद्दाख में देख लो सिर्फ बीहड़ पड़ा हुआ है, डेजर्ट है पूरा का पूरा, तो भाई इस तरीके से चलता है। डायबैक सिचुएशन एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, समझ लो कभी एग्जाम में, दिस इज द वन ऑफ द एडॉप्टिव मैकेनिज्म टू अवॉइड एडवर्स कंडीशन लाइक ड्रॉट, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म रूट रिमेन्स लाइव फॉर ईयर्स टुगेदर बट शुड डाई, ठीक है। एकदम से यानी कि
एक लंबे टाइम तक अपनी ज़िंदगी को बचा के रखते हैं। अगर उनको दोबारा तुम जीवित करना चाहो तो हो जाते हैं। बेसिकली इसमें सालवुड होते हैं, रेड सेंडस होते हैं, सिल्क कॉटन होते हैं। यानी कि रेफस प्रोग्रेसिवली डाइंग यूजुअली बैकवर्ड फ्रॉम द टिप ऑफ एनी पोर्शन ऑफ प्लांट। यानी कि आपको ऊपर से ना आपको ऐसा लगेगा ये मरने वाला है पौधा, लेकिन स्टिल उसकी जड़ों में इतनी इतनी पावर होती है कि बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं। बस आप अगर उनको दोबारा पानी देना, दोबारा न्यूट्रिशन देना चालू करोगे, दोबारा जी जाएंगे। तो वो बहुत, लेकिन ऐसा लगे कि वो मर चुके हैं। शूट्स तो है बिल्कुल बहुत अजीब तरीके से। ओके, तो ये तो डायबैक सिचुएशन, यानी कि मरने के बाद जिंदा हो जाना। बायोटिक कंपोनेंट्स हैं या फिर काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट, सर्टन बैक्टीरिया, एल्गी कैरी आउट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, अपने आप ही भोजन बना लेते हैं। इसमें एक्वेटिक सिस्टम आता है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी आते हैं, प्लैंकटन आ जाते हैं, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? हीटोट्रॉफ्स या फिर फैगोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ये वो वाले बंदे जो प्राइमरी को खा जाते हैं। डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक फूड ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स एनिमल। कंज्यूमर कैन बी डिवाइड इनटू टू टू ब्रॉड ग्रुप्स, मैक्रो और माइक्रो। ये रहे मैक्रो। हर्बीवोरस होते हैं जो प्राइमरी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। वहीं माइक्रो होते हैं, दे आर बैक्टीरिया फंगी विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेरिटेस जिसे कहते हैं। इनको सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अर्थवॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में भैया इतना ही। ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। सो ओके, 31 मिनट हमने ले लिया पूरा लेक्चर खत्म करने में, बट यस यार, 34 स्लाइड्स भी थी हमारे पास। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में, एक अच्छे कहानी के साथ में, एक अच्छे नए लेक्चर के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। समझेंगे, सोचेंगे और अच्छे से बताएंगे आपको। सो राम राम, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, वेजिटेरियन बनिए, इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, लिविंग थिंग्स है यार, सबको बचाओ, सबके साथ मेल प्यार से रहो। धन्यवाद।